Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 5, 8th standard CBSE. Name of the chapter is Industries, and this would be the second part of this chapter. Today I am going to start from page number 53, Industrial Disaster. हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि इंडस्ट्रीज़ हैं क्या, उनका क्लासिफिकेशन हमने किया, द फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हम कर चुके हैं, और इंडस्ट्रियल सिस्टम दैट कंसिस्ट इनपुट्स प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. नाउ इंडस्ट्रियल रीजन्स. उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर. क्या होते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर? इन इंडस्ट्रीज़ accident disasters mainly occurs due to technical failure or is irresponsible handling of hazardous material. One of the worst industries disaster of all time occurred in Bhopal on 3rd December 1984 around. It was a technical accident in which a highly poisonous methane (MIC) gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. The official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, एंड गैस्ट्रोनोस्टिकल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा. ये जो हज़ार्डस हुआ था, डिज़ास्टर हुआ था, ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास. ये एक टेक्निकल एक्सीडेंट था जिसमें बहुत ज़्यादा पॉइजनस जहरीली गैसें जैसे मीथेन आइसोलाइड है या फिर उसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड और दूसरे कुछ रिएक्शन हुए थे इन गैसेस के लीक होने में. ये फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की जो कि पेस्टिसाइड बनाती थी भोपाल में, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, और जितने भी लोगों ने सर्वाइव किया वो आज भी उसके रिएक्शन से सफ़र करते हैं. दूसरा एक्सीडेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो हुआ था 23 दिसंबर 2005 को. ये भी ड्यू टू गैस वेल अबाउट, ये चाइना में हुआ था, और इसमें भी लगभग 243 जो लोग थे वो मारे गए थे, 9,000 जो इंजर्ड हुए थे, 64,000 जो थे उनको इवैक्यूएटेड मतलब निकाला गया था वहाँ से. मैनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए थे क्योंकि वो उस एक्सप्लोजन के समय बाहर नहीं भाग पाए. तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर जो हैज़ार्डस चीज़ें होती हैं उनके गलत हैंडलिंग की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से इस तरीके के डिज़ास्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में. अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़. द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज़ आर, दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. एंड द आयरन एंड स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे पुरानी है, जबकि जो इंफॉर्मेशन IT है वो इमर्जिंग इंडस्ट्री है, उभर रही है अभी. द कंट्रीज़ इन विच, जो ऐसे देश जो जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है वो है जर्मनी, US, चाइना, जापान, रशिया. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भारत में हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, इन सभी देशों में ज़्यादा लोकेटेड है. द मेजर हब ऑफ IT है वो है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया. सबसे पहले हम यहाँ पर अब 2 ही मेजर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, IT और आयरन और स्टील, और उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल, और उसके बाद IT. लाइक अदर इंडस्ट्रीज़, जैसे दूसरी इंडस्ट्री होती हैं, आयरन और स्टील जो है वो भी, उसमें भी बहुत सारे इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स होते हैं. ये एक फीडर इंडस्ट्री के तौर पे काम करती है जो कि दूसरी इंडस्ट्री को फीड करने का काम करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्री को. द आउटपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन और कोल, लाइमस्टोन. इसमें क्या क्या इनपुट्स चाहिए होता है अपने को? आयरन ओर है, कोल है, लाइमस्टोन है, उसके साथ साथ लेबर है, कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टील इन्वॉल्व्स, ये जो प्रोसेस है आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने की, इसमें बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस शामिल होती हैं. रॉ मटेरियल जो है रॉ मटेरियल जो है उसको एक बड़ी फर्नेस में डाला जाता है, बड़ी भट्टी में डाला जाता है. उसमें उसको स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस जिसमें मेटल जो होती है उसको उसके ओर से निकाला जाता है, उसकी रॉ फॉर्म से उसको अलग किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, तब जाकर उसका जो मिनरल होता है वो अलग होता है उसके आयरन उसके ओर से.
एंड द आउटपुट ऑब्टेन, जो आउटपुट निकलता है वो है स्टील, विच में बी यूज। इस स्टील को बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। स्टील इज़ टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड। स्टील जो होता है वो बहुत ही टफ होता है और उसको ईजिली शेप दिया जा सकता है, कट किया जा सकता है, उसके वायर बनाए जाते हैं। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर। जो स्पेशल अलॉय का मतलब होता है मिक्स करना। जब स्टील के साथ दूसरी धातुएं होती हैं उनका स्मॉल अमाउंट को मिक्स किया जाता है तो वो अलॉय बनती है, जैसे एल्यूमिनियम है, निकल है, कॉपर है। अलॉय गिव स्टील अनयूजुअल। अलॉय जो होता है उसकी वजह से स्टील जो है वो अलग से एक हार्डनेस उसके अंदर आ जाती है, टफनेस आ जाती है और एबिलिटी आ जाती है टू रेजिस्ट रस्ट, ताकि वो जंग ना लग सके, जंग रोधी बन जाता है। स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन है कि वाई ऑफन स्टील इज़ कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री के बैकबोन भी कहा जाता है। लगभग हर चीज़ जो होती है हम जो यूज़ करते हैं वो आयरन और स्टील से बनी होती है, जैसे टूल है, मशीनरी है, ये सभी मेटल से बने हैं। शिप है, ट्रेन है, ट्रक है, ऑटो है, दीज आर लार्जली मेड ऑफ स्टील। इवन द सेफ्टी पिन, यहाँ तक कि जो सेफ्टी पिन और जो निडल्स हम यूज़ करते हैं वो भी स्टील से बनी हुई हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड, जो कुएँ खोदे जाते हैं तेल के, उनको भी ड्रिल किया जाता है स्टील की मशीनरी की सहायता से। स्टील पाइपलाइन, और स्टील की पाइपलाइन जो होती हैं वो ऑयल के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट करने के काम आती हैं। मिनरल जो है उनको माइन किया जाता है स्टील इक्विपमेंट की सहायता से। फार्म मशीनरी, खेतों में जो इस्तेमाल की जाती है जो मशीनरी होती है वो भी स्टील से बनी होती है। जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं वो स्टील फ्रेमवर्क्स बना के ही तैयार की जाती हैं। बिफोर 1800 AD, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर ईजिली अवेलेबल। उसके बाद लेटर द आइडियल लोकेशन, उसके बाद जो आइडियल लोकेशन है इंडस्ट्री के लिए वो ऐसी जगह पर देखी जाने लगी जहाँ पर कोयल फील्ड पास होते हैं, जहाँ पर कैनाल्स या रेलवे जो होते हैं वो पास होते हैं। आफ्टर 1950, 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी उन्होंने शुरू किया ऐसी जगह पर लोकेट करना नियर सी पोर्ट्स, जहाँ पर सी पोर्ट जो बंदरगाहें हैं वो पास होती हैं, ताकि इस भारी सामान को आवाजाही करना आसान हो सके। एंड दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टील वर्क जो है वो बहुत ही बड़ा और भारी होता है और इसको इंपोर्ट दूसरे देशों तक इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके। भारत में आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री है हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल चीप लेबर। भारत में ये जो इंडस्ट्री है इसको काफ़ी एडवांटेज मिला है रॉ मटेरियल का, चीप लेबर का, ट्रांसपोर्ट का, मार्केट का। जितने भी भारत के जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं जैसे कि भिलाई है, दुर्गापुर है, बुरहानपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है, दीज ऑल आर सिचुएटेड इन द रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स। ये जितने भी एरिया के नाम लिए गए हैं ये सिर्फ 4 राज्यों में लगभग हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है। एंड भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सेलम इन तमिलनाडु। दीज आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। उसके बाद इंडिया के जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जैसे जमशेदपुर, बिफोर 1947, 1947 के पहले देयर वाज ओनली वन आयरन, भारत में सिर्फ एक ही आयरन और स्टील प्लांट था जिसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। एंड इट वाज प्राइवेटली, ये प्राइवेटली ऑन प्रॉपर्टी है ये, मतलब इसके मालिक इसको प्राइवेट इंडस्ट्री में काउंट किया जाएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट थी उसने इनिशिएट किया कि वो बहुत सारी अलग आयरन और स्टील प्लांट सेटअप करें। टिस्को जो था इसको स्टार्ट किया गया था 1907 साक्ची में, नियर द कन्फ्लूजन्स ऑफ रिवर्स सुवर्ण रेखा, जो नदियां हैं सुवर्ण रेखा और कराकाई झारखंड में इनके पास। बाद में साक्ची जो था उसका नाम बदल कर रख दिया गया जमशेदपुर। जोग्राफिकली जो जमशेदपुर है ये बहुत कन्वीनियंट सिचुएटेड है आयरन और स्टील सेंटर भारत में। साक्ची जो था इसको चूज़ किया गया था टू सेटअप स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन, बहुत अलग अलग एरियाज़ के लिए आयरन और स्टील प्लांट बनाने के लिए इसको चूज़ किया गया था। ये जो जगह है ये सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है कालीमती स्टेशन से, जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन के पास है।
इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर। ये जो सेंटर है ये बहुत ही पास पड़ता है जहाँ से आयरन ओर मिल जाता है, कोल मिल जाता है, मैंगनीज डिपॉजिट जहाँ पर पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कलकत्ता जो कि बहुत बड़ी लोग मार्केट इसको प्रोवाइड करती है। टिस्को को कोयला मिलता है झरिया कोल फील्ड से। आयरन ओर और लाइमस्टोन और डोलोमाइट और मैग्नीज मिलते हैं इसको उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। कराकाई एंड सुवर्णरेखा जो नदियां हैं वो इंश्योर करती हैं सफिशेंट वाटर सप्लाई को, ताकि पूरी मात्रा में पानी इनको मिलता रहे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड, गवर्नमेंट भारत जो सरकार है वो इस तरीके से इनिशिएटिव लेती है ताकि सही तरीके से इसकी डेवलपमेंट के लिए जो पर्याप्त मात्रा में जो कैपिटल है वो प्रोवाइड की जा सके। इन जमशेदपुर में सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को के बाद बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी सेटअप किए गए। ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, रेल के जो डिब्बे होते हैं उनके पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल और वायर्स। उसके साथ साथ द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड। अगर भारत जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो सभी दूसरी इंडस्ट्री को फीड करने का काम करती है, क्योंकि आयरन और स्टील ही ऐसी चीज़ है जो सभी मशीनरी बनाने में, इक्विपमेंट बनाने में, एक छोटी से पिन से लेकर बड़े से बड़ा जहाज बनाने में या फिर हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनको बनाने में, सब चीज़ों में आयरन और स्टील का ही इस्तेमाल होता है। तो जब इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी तो जितने भी हमारी इंडस्ट्री है उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। जितने भी सेक्टर्स हैं भारत की इंडस्ट्री में वो डिपेंड करते हैं भारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ए लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। भारत की जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसमें दोनों तरीके के प्लांट शामिल हैं, लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, उसके साथ साथ मिनी स्टील मिल्स जो छोटी छोटी स्टील मिल्स होती हैं वो भी। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। इसके साथ साथ दूसरी जो मशीन इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी जो इंडस्ट्री हैं जो लोहे इस्पात का काम करती हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। पिट्सबर्ग, उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो कि यूएस अमेरिका में है। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग इंजॉय, यहाँ पर भी वही वाली बातें हैं कि पिट्सबर्ग में ही क्यों इतनी अच्छी आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई है, क्योंकि यहाँ पर लोकेशनल एडवांटेजेस बहुत हैं। रॉ मटेरियल पास मिलता, जो कोयल है वो अच्छे से पास में अवेलेबल है। आयरन ओर जो है वो आता है आयरन माइन से, मिनीसोटा से, उसके जो कि लगभग 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। बिटवीन दीज माइंस, ये जो माइंस हैं इनके साथ साथ जो पिट्सबर्ग है वो इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे। और ये यहाँ इन माइंस से होते हुए जो पिट्सबर्ग है वो दुनिया का सबसे सस्ता जो शिपिंग जो सस्ते बहुत सस्ते में शिपिंग चार्जेस जहाँ पर लगते हैं वो एक सबसे अच्छा इसका रास्ता जो है वो है ग्रेट लेक्स वाटरवे। इस ग्रेट लेक्स में जो वाटरवेज है उनकी सहायता से इनको सब चीज़ें आसानी से इनके पास पहुंच जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही कम लगता है। ट्रेन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं ओर को फ्रॉम लेक्स टू, इन लेक से होते हुए ट्रेनों की सहायता से पिट्सबर्ग तक पहुंचाया जाता है। ओहियो और मोनोगेला और एलिगेनी रिवर्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं एडिकेट वाटर सप्लाई। मीन्स वाटर जो इतनी भी इंडस्ट्री है उनको लोकेट, जो स्पेशली आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसको बेसिकली कुछ चीज़ें चाहिए रॉ मटेरियल के तौर पर जो कि भारी होते हैं, जैसे कि कोयल है, मैंगनीज़ है, उसके साथ साथ आयरन ओर है और उसके साथ साथ वाटर सप्लाई। ये सारी चीज़ें एडिकेट मात्रा में होनी चाहिए और सस्ते में होनी चाहिए। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। आज बहुत ही कम जो स्टील मिल्स हैं वो पिट्सबर्ग में हैं। वो लोकेटेड हैं इन द वैली ऑफ मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर्स अबव पिट्सबर्ग एंड अलोंग द ओहियो रिवर्स बिलो इट। फिनिश्ड स्टील, यहाँ पर जो तैयार जो स्टील होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट में दोनों रास्तों से, चाहे वो लैंड रूट हो या वाटर रूट हो। पिट्सबर्ग एरिया जो है उसके पास बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं स्टील मिल के अलावा। ये यूज़ करती हैं, ये जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो स्टील यूज़ करती हैं एज ए रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी एंड रेल्स एक्सेट्रा।
उसके बाद आती है बारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न, धागे से जो कपड़ा बुना जाता है वो एक बहुत ही एंशियंट आर्ट है। एंड कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं रॉ मटेरियल के जो भी इनके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसकी सहायता से। फाइबर्स आर रॉ मटेरियल, फाइबर क्या है यहाँ पर, रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। फाइबर जो होता है वो दोनों तरीके का हो सकता है, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड। नेचुरल फाइबर जो होते हैं उनको हम ऑब्टेन करते हैं वूल, सिल्क, कॉटन, लेनिन और जूट। जो मैन मेड हैं उसमें आते हैं नाइलॉन, पॉलिएस्टर, आर्किलाइन और रेयॉन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे पुरानी इंडस्ट्री मानी जाती है वर्ल्ड में। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी, कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, व्हील्स एंड लूम्स। पुराने समय में 18th सेंचुरी में जो कॉटन का कपड़ा होता था इसको यूज़ किया जाता था हाथ से, जो स्पिनिंग टेक्निक होती थी जो चरखे पर बनाई जाती थी, लूम्स पर बनाई जाती थी। इन 18th सेंचुरी पावर लूम, उसके बाद 18th सेंचुरी में पावर लूम आ गए, फैसिलिटेड द डेवलपमेंट, जिसकी वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसकी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले ब्रिटेन में आए, उसके बाद दुनिया के दूसरे देशों में आए। आज भारत, चाइना, जापान, यूएसए ये इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। भारत जो है उसका इसकी एक भव्य परंपरा रही है कि वो एक बहुत ही सुपर्ब क्वालिटी का जो कॉटन टेक्सटाइल है वो प्रोड्यूस करता आया है। बिफोर द ब्रिटिश रूल के आने के पहले इंडियन हैंड स्पन, भारत में हाथ से धागा बनाया जाता था और हाथ से ही कपड़े बुने जाते थे। उसकी एक अपनी खुद की बड़ी मार्केट थी, जैसे कि मुस्लिन ऑफ ढाका। यहाँ पर ये जो कपड़े हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताया गया है। जो मुस्लिन कपड़ा है वो ढाका से बिलोंग करता है, चिंट्स जो है वो मसौलीपट्टनम से, कैलिको जो है वो कालीकट से, एंड गोल्डन रोड कॉटन जो है वो बुरहानपुर से। सूरत और वडोदरा, दीज वर नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। पूरी दुनिया में जाने जाते थे ये सभी कपड़े अपने क्वालिटी और अपने डिज़ाइन के लिए। एंड बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव, लेकिन ये जो कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन था, जो हाथों से बुना जाता था, ये बहुत ज़्यादा महंगा था, टाइम कंज्यूमिंग था। इसीलिए जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो नए कंपटीशन का सामना, जो टेक्सटाइल मिल्स में बनने वाला कपड़ा था उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाया जो वेस्ट से आता था। विच प्रोड्यूस चीप, जो कि बहुत ही सस्ता, जो मशीनों से और मिल में बनाया जाने वाला जो कपड़ा था वो सस्ता होता था और अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक्स होते थे थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ यूनिट्स। तो इसके साथ ये जो हाथों से बनाए जाने वाला कपड़ा था ये कम्पीट नहीं कर पाया क्योंकि ये महंगा भी होता था। पहली कामयाबी जो थी, सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई। सबसे पहली जो मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल भारत में एस्टेब्लिश की गई वो थी मुंबई में 1854 में, क्योंकि यहाँ पर वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट है, पोर्ट है मुंबई जो अच्छी तरीके से मशीनरी को इम्पोर्ट कर सकती थी। उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल है कॉटन और उसके साथ उसकी अवेलेबिलिटी, स्किल लेबर, अच्छा लेबर मिलता है, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री थी उसकी एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हुई मुंबई महाराष्ट्र वाले एरिया में, गुजरात के एरिया में। इनिशियली द इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द स्टेट्स, शुरुआत में ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी भारत में उन्होंने ग्रो किया महाराष्ट्र, गुजरात में, क्योंकि फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पर होती है। लेकिन आज ह्यूमिडिटी जो है उसको क्रिएट किया जा सकता है आर्टिफिशियल तरीके से। रॉ कॉटन इज़ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। रॉ कॉटन जो होती है वो प्योर होती है और वो वेट लूज़ नहीं करती है ज़्यादा समय तक रखने से। सो द इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड टू, इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है ये भारत के दूसरे हिस्सों में भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। कोयम्बटूर है, कानपुर है, चेन्नई है, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत एंड some of the other important centers are
उसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद इज़ लोकेटेड, ये गुजरात में है, साबरमती नदी के किनारे। पहली जो मिल थी इस्टेब्लिश की गई थी यहाँ पर 1859 में। इट सून बिकेम द सेकंड, जल्दी ही ये सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन के सामने आया मुंबई के बाद। अहमदाबाद वॉज देयर फॉर ऑफन रेफर्ड, इसीलिए इसको अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर है यहाँ पर इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अच्छी डेवलपमेंट के लिए। अहमदाबाद जो है इट इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज, क्योंकि अहमदाबाद के आसपास के एरियाज़ में कॉटन को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से सप्लाई होता है। क्लाइमेट जो है वो स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए बहुत आइडियल है, और फ्लैट टेराइन है, फ्लैट प्लेन एरिया है। ईजिली इसकी वजह से जो लैंड जो है वो अच्छे तरीके से सूटेबल है मिल को एस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है गुजरात, महाराष्ट्र, ये इसकी वजह से स्किल्ड लेबर अच्छे तरीके से मिल जाता है। और वेल डेवलप्ड रोड, अच्छा तरीके के रोड हैं, रेलवे नेटवर्क है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, सस्ता भी पड़ता है। मुंबई पोर्ट जो है वो भी पास है, जिसकी वजह से मशीनरी को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अच्छे तरीके से किया जा सकता है। बट इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल जो है हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम। इन जो अहमदाबाद में मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सेवरल जो टेक्सटाइल मिल्स है, काफ़ी सारी जो टेक्सटाइल मिल है उनको बंद कर दिया गया है। दिस इज़ प्राइमरली ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी। इनके पीछे कई कारण है कि देश में और भी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल सेंटर जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो मशीनरी है वो बहुत पुरानी है, उसको अपग्रेड नहीं किया गया है। टेक्नोलॉजी जो है इन द मिल्स अहमदाबाद, जो अहमदाबाद की मिल्स में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद है ओसाका। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल, ये जापान का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता है, इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका ड्यू टू, और यहाँ पर ये इंडस्ट्री ने क्यों इतना ज़्यादा ग्रो किया है, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर हैं। ये भी प्लेन एरिया है ओसाका का, जिसकी वजह से लैंड अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाता है कॉटन मिल की ग्रोथ के लिए। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ पर स्पिनिंग और वीविंग के लिए। रिवर नदी है इसके पास में योडो, जो प्रोवाइड करती है सफिशिएंट वाटर मिल के लिए। लेबर इजीली अवेलेबल है। लोकेशन जो है वो पोर्ट के पास है, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से हो जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ओसाका है वो डिपेंड करती है कम्प्लीटली इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, बाहर से मंगवाया जाता है रॉ मटेरियल। कॉटन जो है उसको इम्पोर्ट किया जाता है इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से, यूएसए से। उसके बाद जो तैयार माल होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है एज ए गुड मार्केट ड्यू टू क्वालिटी ऑफ लो प्राइस। उसके भी एक्सपोर्ट किया जाता है क्योंकि उसकी अच्छी मार्केट है, अच्छी क्वालिटी और लो प्राइस में देते हैं। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी है ऑफ लेट एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका हैज़ बिन रिप्लेस बाय। लेकिन अब इसके यहाँ पर और भी दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही हैं, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, मशीनरी है, शिप बिल्डिंग है, ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब भी वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। उसके बाद जो हमारी इमर्जिंग इंडस्ट्री है वो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील्स विद, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डील करती है स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आज ये जो इंडस्ट्री है ये ग्लोबल बन चुकी है। दिस इज़ ड्यू टू द सीरीज़, क्योंकि लगातार जो टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं उनकी वजह से द मेन फैक्टर गाइडिंग द लोकेशन, जो सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर हैं जो इसकी लोकेशन को हेल्प करते हैं वो हैं रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजर हब जो आईटी के हैं वो हैं सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु, भारत में। बेंगलुरु इज़ लोकेटेड, फिर भारत की बात करें तो बेंगलुरु जो है वो डेक्कन प्लेटू में है और इसको सिलिकॉन प्लेटू भी कहा जाता है। ये जो सिटी है यहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट है, पूरा साल माइल्ड क्लाइमेट रहती है, हार्श नहीं है। सिलिकॉन वैली इज़ ए पार्ट ऑफ सेंटा क्लैरा वैली लोकेटेड नेक्स्ट टू रॉकी माउंटेन। उसके बाद अगर बात करें सिलिकॉन वैली की, ये सेंटा क्लैरा वैली में का ही एक पार्ट है जो कि लोकेटेड है रॉकी माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स के पास। द एरिया हैज़ टेम्परेट, यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट है, टेम्परेचर जो है वो रेयरली ड्रॉप होता
है 0 डिग्री के नीचे। इन द लोकेशनल, यहाँ पर भी लोकेशनल एडवांटेजेस हैं सिलिकॉन प्लेटू की, बेंगलुरु में और सिलिकॉन वैली की भी कैलिफोर्निया में। दीज आर डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। यू मे नोटिस द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द टू सिटीज़। दोनों जो जगह हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं। देयर आर अदर, जो दूसरे हमारे कुछ आईटी के इम्पोर्टेंट हब्स हैं वो हैं मुंबई, सच एज़ मुंबई और न्यू दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई है। दूसरे शहर है गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची एंड चंडीगढ़। ये भी आईटी के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर माने जाते हैं। लेकिन बेंगलुरु जो है ऑलवेज़ उसका एक यूनिक एडवांटेज रहा है, क्योंकि ये जो सिटी है हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा एडवांटेज मिला हुआ है। दैट्स इट इन दिस वीडियो।